ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। 31 मार्च 2024 को उनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कुछ इस तरह से थी। ए की कैपिटल 88,000, बी की कैपिटल 1,27,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 5,000 और सीज लोन 1,50,000। एसेट साइड में पुरानी गुडविल थी ₹5,000, लैंड एंड बिल्डिंग था ₹30,000, इन्वेस्टमेंट थी 25,000 जिसकी मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में दे रखी है 22,500, यानी इन्वेस्टमेंट में 2,500 का फॉल आ रहा है। डेटर्स दे रखे हैं 50,000 जिन पे प्रोविजन है 5,000 और नेट अमाउंट है 45,000। स्टॉक है 1,50,000, बैंक बैलेंस है 1,25,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ₹5,000। ठीक है बच्चों, 2024 को इन लोगों ने सी को, जिससे इन्होंने लोन ले रखा था, उसको नया पार्टनर बना लिया। ठीक है बच्चों, और सी को जो है उसका शेयर कुछ इस तरह से दिया। ए ने 1/3 ऑफ हिज शेयर और बी ने 1/10 फ्रॉम हिज शेयर सी को दिया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ए ने दिया 1/3 इंटू 3/5 यानी कि 1/5। आप ये भी कह सकते हैं 2/10। ये ए का सेक्रीफाइस है और बी का सेक्रीफाइस तो है ही 1/10। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आप सी का शेयर जानना चाहेंगे तो जितना ए ने दिया उसको, जितना बी ने दिया उसको जोड़ दीजिए। सी का शेयर है 3/10। ठीक है बच्चों, रही बात ए के नए शेयर की, तो ए का नया शेयर इस तरह से आ जाएगा बच्चों। पुराना शेयर 3/5 माइनस कर दीजिए 2/10, ये आ जाएगा बच्चों 4/10। बी का नया शेयर है 2/5 माइनस 1/10 यानी कि 3/10 और सी का शेयर तो है ही 3/10 जो हमने अभी निकाला। तो इन लोगों का नया रेशियो आ जाएगा बच्चों 4:3:3। ए का 4/10 है, बी का 3/10 है, सी का भी 3/10 है। ये इनका आ गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इतनी इंफॉर्मेशन का यूज करके मैंने यहाँ पर ए और बी दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया और ए बी सी तीनों का नया रेशियो भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आगे का पॉइंट क्या है बच्चों, वो समझ लीजिए। ये कहा गया है जो सी का लोन है वो उसकी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो सी का लोन था 1,50,000 जो अब लोन से वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है सी के लिए। ठीक है बच्चों, यानी ये सी की कैपिटल बन गया। फिर ये भी कहा कि जो सी है वो अपना केवल 60% प्रीमियम फॉर गुडविल ही कैश में लेकर आया है, बाकी 40% हम उसके करंट अकाउंट से लेंगे। अब पूरे फर्म की गुडविल आपको पहले निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए कहा गया है। गुडविल कुछ ऐसे निकालने को कहा है इन्होंने, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है जिसकी हेल्प से आपको पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पिछले तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़िए बच्चों, वो है 2,40,000, 4,65,000 और 6,90,000। ठीक है बच्चों, अपॉन 3 करिएगा। 240 और 690 होता है बच्चों 930 और 930 और 465 होता है बच्चों 13,95,000। तो 13,95,000 को 3 से डिवाइड करिएगा, ये एग्जैक्टली 4,65,000 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी दे रखा है जो कि है 3,15,000, क्योंकि अगर आपको गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट भी पता होना चाहिए जो आपने निकाल लिया 4,65,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको निकाल के क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है। वैसे इसका अपना फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ₹4,65,000 माइनस 3,15,000 यानी कि 1,50,000। और रही बात गुडविल की, तो गुडविल आ जाएगी 2 इंटू 1,50,000 यानी कि
3 लाख, ये हो जाएगी पूरे फॉर्म की गुडविल। अब रही बात सी के हिस्से की गुडविल की बच्चों, तो सी के हिस्से की गुडविल होगी, उसका हिस्सा है 3/10 इंटू 3 लाख करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 90,000। अब क्वेश्चन में कहा है कि सी सिर्फ 60% गुडविल कैश में लेके आया है, इसका मतलब वो 54,000 तो कैश में लेकर आया है और बचा हुआ 36,000 हम उसके करंट अकाउंट से लेंगे। और याद रखिएगा ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने अभी निकाला है 2:1। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना है ऑफ ए एंड बी। तो गुडविल से जुड़ा हुआ इतनी इंफॉर्मेशन थी बच्चों। आपसे कहा गया कि गुडविल निकाली जाएगी 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट। उसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, जिससे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। आपको क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा था, आपने उसकी हेल्प से, उन दोनों की हेल्प से सुपर प्रॉफिट निकाल लिया और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट को गुडविल ऑफ द फर्म निकाल ली। फिर सी के हिस्से से गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करके सी के हिस्से गुडविल निकाल ली और 60% 54,000 जो वो लेकर आया, 36,000 वो बचा हुआ 40% जो नहीं लेकर आया। ये दोनों अमाउंट 2:1 के रेशियो में ए और बी में क्रेडिट किए जाएंगे। 54,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से और 36,000 सी के करंट अकाउंट से लेकर ए और बी को दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है हमारा गुडविल से जुड़ा हुआ पॉइंट। तो हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है बच्चों, 4 पॉइंट्स इतनी इंफॉर्मेशन में कवर हो गए हमारे। आगे अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में कहा है बच्चों कि लैंड एंड बिल्डिंग को अंडरवैल्यूड पाया गया बाय रुपीज, अंडरवैल्यूड है, इसका मतलब उसे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, और वो अंडरवैल्यूड पाई गई बाय रुपीज 25,000। तो इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को 25,000 रुपीज बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाय रुपीज 35,000। तो अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आपको उसे स्टॉक को कम करना पड़ेगा बाय रुपीज 35,000। डेटर का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो केवल 5% ऑफ डेटर्स होना चाहिए। डेटर्स का ओरिजिनल अमाउंट है 50,000, जिसका 5% निकालेंगे तो वो आएगा 2500। अब नया प्रोविजन तो 2500 होना चाहिए, बट पुराना प्रोविजन था रुपीज 5,000। इसका मतलब प्रोविजन को भी आपको रुपीज 2500 डिक्रीज करना है। ठीक है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है केवल रुपीज 5,000, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 10,000 जो आपके लायबिलिटी साइड में दे रखा था। इसका मतलब जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आफ्टर कवरिंग द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, उसे हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इसका रिवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा एक पॉइंट और कह रखा है कि आपका अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम है 5,000 की। तो अक्रूड इनकम जो होती है वो हमारे लिए एक फायदे की बात है, एक तरह से एसेट का बढ़ना। ठीक है बच्चों, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट दे रखा है बच्चों आपको कि एक डेटर जिसका 25,000 रुपये हमने बैड डेट्स मान के पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था, यानी पास में राइट ऑफ कर दिया था, उसने आज हमें रुपीज 20,000 पे कर दिए। तो ये हमारे लिए बच्चों बैड डेट रिकवर्ड होगा, जितना पैसा हमें मिला है। जो पैसा नहीं मिला वो हमारे लिए कुछ नहीं है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। पुराना डूबा हुआ पैसा जितना मिलता है उतना ही हमारे लिए गेन होता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। तो बैड डेट रिकवर्ड हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा और उसको बाद में बैंक में ऐड करना मत भूलिएगा, क्योंकि आमतौर पे इसकी 2 एंट्री बनती हैं। पहली बनती है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड और दूसरी बनती है बैड डेट रिकवर्ड टू रिवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, लास्ट में कहा गया है कि ए और बी को अपनी कैपिटल अकाउंट्स को रीएडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कुछ भी पैसा कम या ज्यादा होगा तो वो कैश के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है बच्चों। लास्ट पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी को अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है इन द न्यू रेशियो टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, और जो भी कम ज्यादा होगा वो कैश के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म और सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने को कहा गया है। तो आइए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट की ही बात कर लेते हैं। लैंड बिल्डिंग जो बढ़ रही है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी। स्टॉक जो कम हो रहा है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। प्रोविजन जो कम हो रहा है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है बच्चों,
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिवोल्यूशन अकाउंट में कहीं नहीं आएगा। एक्रूड इनकम रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी। बैड डेट रिकवर्ड रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, और एक ही चीज आ रही है डेबिट साइड, जो है स्टॉक। आइए बना लेते हैं अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। अकाउंट में डेबिट साइड में तो केवल स्टॉक आएगा बच्चों 35,000। बाकी लैंड एंड बिल्डिंग जो आप बढ़ा रहे हैं 25,000, वो ही क्रेडिट साइड आएगा। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको कम करना है, बिकॉज पुराना प्रोविजन 5,000 था, नया प्रोविजन केवल 2500 है, तो प्रोविजन को आपको रिड्यूस करना है बाय ₹2500। उसके बाद आपको जो बैड डेट रिकवर्ड है वो लिखना है ₹20,000। अक्रूड इनकम लिखनी है बच्चों वो भी 5,000 था। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में कहा था मैंने कि बच्चों इसमें नहीं आएगा, बिकॉज वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कवर हो गया था। ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट में जो लॉस नजर आ रहा था बैलेंस शीट में, बिकॉज उसकी बुक वैल्यू थी 25,000, मार्केट वैल्यू है 22,500, 2500 का उसमें जो फॉल आ रहा था वो IFR से कवर हो जाएगा, बिकॉज IFR 5,000 रुपये दे रखा था। तो IFR भी जो उल्टा बच जाएगा वो डायरेक्ट पार्टनर्स में बांट देंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट का लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं आएगा। ये 25,000, ये 20,000, 45 और ये 550, 52,500 ये साइड आ रही है आपकी। ये केवल 35,000 है। तो आपका ओवरऑल रिवोल्यूशन में गेन आ रहा है 17,500 का, जिसको आप A और B में बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। ये आ जाएगा, ओल्ड रेशियो इनका 3:2 है बच्चों, तो 10,500 A में आ जाएगा, 7,000 B में आ जाएगा। इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बच्चों आप जो है टोटल कैपिटल का न्यू फॉर्म निकाल लीजिए, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे सब पार्टनर्स की नई कैपिटल को ही लिखना होगा। तो नॉर्मल तरीके से जैसे क्लोजिंग कैपिटल पर निकालते हैं हम, वो नहीं निकालेंगे। हम डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल जहां से जो निकल कर आएगी उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे एज टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी डेबिट साइड। ठीक है बच्चों। और फिर बाद में जब हम अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे तो बराबर करने के लिए हम कैश अकाउंट का यूज करेंगे, एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी है। ये वाला काम हम लास्ट पॉइंट की वजह से कर रहे हैं, जहां पर क्वेश्चन में कहा गया था कि A और B को अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, टेकिंग C's कैपिटल एज बेस। तो C की कैपिटल है 1,50,000, C का हिस्सा है 3/10, तो C के हिस्से से के रेसिप्रोकल से C की कैपिटल को मल्टीप्लाई करिए, पूरे फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 5 लाख। अब A और B और C तीनों की नई कैपिटल निकाल लीजिए। A की नई कैपिटल आएगी 4/10 इंटू 5 लाख, जो कि आएगी 2 लाख। B की नई कैपिटल आएगी 3/10 इंटू 5 लाख, ये आएगा 1,50,000। C की नई कैपिटल आएगी 5 लाख इंटू 3/10 यानी कि 1,50,000। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डायरेक्ट यही वाली कैपिटल ABC की उसमें लिख दीजिएगा बच्चों क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बच्चों। आइए अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसकी शुरुआत करिएगा ओपनिंग कैपिटल ऑफ A एंड B से, जो कि है 88,000 और 1,27,000। फिर जो नया पार्टनर C है वो इस बार कैपिटल लेकर नहीं आया है, तो उसके लोन को ही हमने कैपिटल में कन्वर्ट किया था, तो बाय सीज लोन अकाउंट करके 1,50,000 C में लिख दीजिएगा। फिर नया पार्टनर जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था 54,000 वो लाया था, उसको 2:1 जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है A और B का, उसमें बांट दीजिएगा 36,000 और 18,000। और जो 36,000 वो C लेके नहीं आया था उसको सीज करंट अकाउंट के नाम से लिखिएगा 24,000 एंड ₹12,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो रिवोल्यूशन का आपका गेन आया था वो लिख दीजिए। ये आया था 10,500 A का, 7,000 B का, टोटल गेन था 17,500। उसके बाद बच्चों जो बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स में बांटने वाली चीज़ें हैं उनको आप बांट दीजिए। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो आप 5,000 ही बांटेंगे, बिकॉज 10,000 में से 5,000 तो आप उसने उसमें यूज़ कर लिया उसको कवर करने के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को कवर करने के लिए। तो ये आएगा 3,000 एंड 2,000। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आप पार्टनर में बांटेंगे वो केवल 2,500 बांटेंगे। टोटल IFR था 5,000, जिसमें से 2,500 इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने में यूज़ हो गया था, तो 1,500 और 1,000 ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एसेट साइड में पुरानी गुडविल जो दे रखी है उसको राइट ऑफ करिए, वो है 5,000, तो 3,000 और 2,000 आ जाएगा A में और B में।
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको दे रखा है, वो भी 5000 ही है, तो ये भी आ जाएगा 3000 और 2000। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें आपका जो है लिखना था आपको। अब पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके मत लिखिएगा, आप सिंपली क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे जो हमने अभी नई कैपिटल निकाली है ए और बी और सी की, वो लिख दीजिए। 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। अब इनके अकाउंट को बैलेंस करिएगा बच्चों, क्योंकि हमने कैपिटल जो क्लोजिंग बैलेंस लिखे हैं वो तो बाहर से लाके लिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको बराबर करने के लिए आपको जो है एडजस्टमेंट कैश से करना होगा। मैं भी इसको रब कर रहा हूं बच्चों, हो सकता है यहाँ कुछ लिखना पड़ जाए, दैट्स वाई। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये इसकी साइड आ रही है 2,06,000 एक की डेबिट साइड, और ये साइड आ रही है 12,000 और 3 15,000, 15,000 और 60,000 होता है बच्चों 75,000, और 8 93 और 80 होता है बच्चों 1,73,000, और ये है 2,06,000। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार और ढंग से टोटल करते हैं बच्चों। ये 12 और 3 15, 15 और 24 15 और 60 75 और 8 होता है 83 और 80 होता है 163, तो ये 1,63,000 है बच्चों, और ये है 2,06,000। तो एक ही जो है डेबिट साइड बड़ी है 2,06,000, इसमें से 1,63,000 माइनस कर दीजिएगा, तो बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट 43,000 एक एक क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों, इसको और ढंग से देख लीजिए, 2,06,000 यहाँ लिख दीजिए। ऐसे अब बी को चेक करते हैं। बी की ये साइड आ रही है 150, 152, 154, और ये साइड आ रही है 145, 157, 164, 165, 167। ठीक है बच्चों, तो ये 167 है, ये है 1,54,000, तो इसकी डेबिट साइड जो है कम पड़ रही है बाय रुपीज 13,000, तो ये 13,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ए और बी को बैलेंस कर लिया। सी तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ भी 150 है, यहाँ भी 150 है। ठीक है बच्चों, बी का टोटल था 1,67,000, 1,67,000 और 1,50,000। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। अगर न्यू फर्म जब हम बनाएंगे तो कैपिटल्स तो ए बी और सी तीनों की नई वाली आएंगी, जो कि थी 2 लाख ए की, 1,50,000 बी की, 1,50,000 सी की। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं आएगा, लेकिन उसका क्लेम आएगा जो कि है ₹5,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं आएगा, मगर इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू यहाँ आ जाएगी जो कि है 22,500। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज रहेगा ₹5,000। क्रेडिटर्स में हमने कोई चेंज, क्रेडिटर था ही नहीं बच्चों, तो क्रेडिटर है ही नहीं, तो आएंगे ही नहीं आगे भी। और सी का लोन जो था वो अब आएगा नहीं, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है। कोई नई लायबिलिटी बच्चों आई नहीं है, तो यहाँ पर आपका एज लायबिलिटी साइड में इतनी ही चीज़ें लिखेंगे। एसेट साइड में गुडविल अब आएगी नहीं, वो राइट ऑफ हो चुकी है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको आपको 25,000 बढ़ा के लिखना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी 55,000, 30,000 पहले थी। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट हम लिख ही चुके हैं। डेटर्स जो है वो तो 50,000 ही आएंगे, लेकिन जो नया प्रोविज़न है वो सिर्फ 2,500 आएगा, बिकॉज नया प्रोविज़न 2,500 ही है। नई बैलेंस शीट में नया प्रोविज़न ही लिखा जाता है। उसके बाद बच्चों स्टॉक जो है उसको आपको 35,000 कम करके लिखना है, तो स्टॉक पहले था 150, अब हो जाएगा 115। 1,50,000 में से 35,000 कम करेंगे तो। उसके बाद बच्चों आपका बैंक बैलेंस जो है उसको समझिए। बैंक बैलेंस जो है उसमें आपको एक तो सी की कैपिटल तो खैर नहीं जोड़नी, क्योंकि लोन को ही हमने कैपिटल में कन्वर्ट किया था। तो बैंक बैलेंस में एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल जोड़ दीजिए जो सी लेकर आया था 54,000, और 20,000 जो बेटर रिकवर्ड हुए थे वो जोड़ दीजिए। तो बैंक बैलेंस पुराना है 1,25,000, उसमें आपको जोड़ना है 20,000, 145 हो जाएगा जो बेटर रिकवर्ड के थे, और उसमें 54 और जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, तो 125 प्लस 25 होता है आपका, सॉरी 125 प्लस 20, ये हो गया 145। 145 प्लस 54 हो गया
199। और आप नोटिस करिए जो बिकॉज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट 43,000 ए लेकर आया है पैसा और 13,000 बी लेकर गया है पैसा। तो 199 प्लस 43 होता है बच्चों 242, और उसमें से 13 कम करेंगे तो फाइनली बैलेंस आएगा बैंक का 229। मैं लिख के ही दिखा देता हूँ बच्चों मैंने क्या क्या करा। उसका पुराना बैलेंस था 1,25,000, 54,000 PFG के जोड़े, 20,000 बेटर रिकवर्ड के जोड़े, 43,000 जो कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से ए को लाना पड़ा, 13,000 जो कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से बी को लेके जाना पड़ा। इतनी चीज़ें बच्चों हमने बैंक में करी हैं। उसके अलावा आपको बैंक में अक्रूड इनकम जो एक नई एसेट आई थी वो लिखना है, अनरिकॉर्डेड एसेट, जो कि है ₹5,000। और साथ के साथ सी का करंट अकाउंट भी लिखा जाएगा बच्चों, जो कि वो गुडविल नहीं लेकर आया था, तो 36,000 वो भी लिखिएगा यहाँ पर। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों। जो नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता वो उसके करंट अकाउंट से डेबिट की जाती है और करंट अकाउंट को एसेट साइड में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब टोटल ऑफ बैलेंस शीट कर लेते हैं। ये तो आएगा सब जोड़ के 5 लाख और ये 10,000 है, तो 5,10,000 आपकी लायबिलिटी साइड आ गई। एसेट साइड भी इतनी ही आनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। 22,500 और 47,500 होता है बच्चों 70,000। 70 और 55 होता है 125। 125 और 115 होता है 240। 240 और 229 होता है 669। 669 कुछ ज़्यादा ही हो गया बच्चों। ये हो गया बच्चों 70 और 55 होता है 125। 125 और 115 होता है 240। 240 और 229 होता है 469। 469 प्लस 5 होता है 474। 474 प्लस 36 होता है 5,10,000। तो इस तरह से ये टोटल दोनों बराबर आ गए बच्चों। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करेंगी, इस चैप्टर का रिवीजन करने में हेल्प करेंगी। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर में काउंट कर सकते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 65 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, बुक है TS ग्रेवाल, और ये इलस्ट्रेशन पेज नंबर 4.70 पे गिवन है। ठीक है बच्चों।